कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? फिर अभी आप आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषण में मुझे सुनाई दी। सर मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे।
आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। मूल भाव, आप बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे। दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो आप वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजाज में। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा,
the words Vande Mataram became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom. ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया 1950 में 24 जनवरी को, जब संविधान की जो बैठक हुई थी उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और ये पूरे सिद्धांत के साथ कौन कौन इसके साथ सहमत थे? राजेंद्र प्रसाद जी सहमत थे, सी राजागोपालाचारी जी सहमत थे, जीबी पंत साहब सहमत थे, मौलाना आजाद जी सहमत थे, रविशंकर शुक्ला जी सहमत थे। तो ये है आज इतिहास। वास्तविक में अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं। बंगाल की भक्ति को सर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। मैं तर्क वितर्क नहीं किया और मैं यील्ड करना नहीं चाहता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं यील्ड करना भी ये नहीं चाहता। स्पीकर का डायरेक्शन 114 और 115 ये इतिहास को गलत कर रहे। जब भारत अलग हो गया सर, भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बना दिया 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो मुस्लिम लीग किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था जिस 24 जनवरी 1950 की वो ये डिबेट है सर। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने आदरणीय मोदी जी को सुना, आप भी सुनने का धैर्य रखें। धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी अब मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आपने बंगाल को कभी समझा नहीं, आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमार सोनार बांग्ला लिखा। आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा। और जब कहीं आपको अमार सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमार सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, अब असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है
वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जन गण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जन गण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। यही फर्क है। मैं समझ, यही। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद। क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। सेवा का माध्यम, ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद। आपके साथ तो मैं नहीं करने, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है राजतंत्र और लोकतंत्र में। राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में। और आज यही हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। सर, आज अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, थोड़ा मुझे सुनिए। सभापति महोदय, मुझे हम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की बात के प्रति हमारे कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोरण हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम की चर्चा पर है। सर, विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय, वंदे मातरम तक। सभापति महोदय, अगर वास्तविक में अगर 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम का पालन करना है तो हमें सुरक्षा देना होगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी होगी। आज दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में
गंगा तट पे जितने भी लोग हैं, किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी। सर मैं आपके साथ मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो चुकी है, उस पर आप लोगों ने भी किया था और स्पष्ट कर दिया था। मुझे लगता है आज वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा है, आज इसको अगर इस चर्चा को किसी आरोप प्रत्यारोप से या विवादों से ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर 150वीं जयंती तो वर्तमान में मना रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसकी बात ना करें तो हम कैसे करें। और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। आपसे हमने ऐसे एक मिनट सुन लें, आपसे आग्रह करता हूं कि स्वयं ऑनरेबल स्पीकर ने कहा था कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लोग भी आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे। देखिए, आपकी इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे, और मुझे लगता है कि आपको बहुत से अवसर मिलेंगे जब आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा कम से कम मैं आपसे धन्यवाद सर। वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ऑनलाइन कॉमर्स आने के बाद आज भारत का वो छोटा दुकानी, आज वो मध्यम वर्ग का दुकानी आज पूरा तहस नहस हो गया। आज इसके ऊपर ये हमारी सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सरकार सवाल से डरती है, चर्चा से डरती है, और ये चाहती है कि अगर ये संस्थाओं को इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया, आपने चर्चा संस्थाओं इतनी अच्छी शुरू की थी, और अगर आप अपने चर्चा के भाषण करें तो वाकई वो चर्चा देश के लिए एक अच्छी आपने की, लेकिन अब उस चर्चा को मुझे लगता है वहां तक रखिए सीमित। तो सर मैं तो अपने विषय पे रहूंगा, मैं अपने विषय पे रहूंगा। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है, भारत के जो हमारी जो मूल्य हैं, उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहे हैं ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहे हैं?
कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे चर्चा करने हमने के लिए उसको कोई नोटिस दिया है क्या? कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ ठीक है, ओके। बोलिए। तो सर ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विचार, उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है।